हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। इस वीडियो में हम करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन ऑफ इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जीई पॉलिटिकल साइंस, जिसमें कि आप लोगों ने मेरे पीछे पड़ गए थे भैया करा दो जी का भी पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेमेस्टर 2 वाले बच्चे खासकर मेरे पीछे बहुत ज़्यादा पड़ गए कि भैया आपको कराओ कराओ, ये आपको कराना होगा। तो उन्हीं के लिए मैं ये टॉपिक लाया हूँ। अगर आप कोई से भी सेमेस्टर में हो, आपके पास कोई भी ये हो सब्जेक्ट, मतलब ये वाला सब्जेक्ट हो किसी भी सेमेस्टर में, तो ये आपके लिए वीडियो है, ठीक है। एक्चुअली मेरे पास कभी सब्जेक्ट नहीं रहा है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, ठीक। ये जीई का सब्जेक्ट है, जो पेपर है बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। पहली यूनिट का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल इंसिडेंट एंड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बेसिकली हम ये जाने इन इस यूनिट नंबर 1 का मतलब क्या है, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स एंड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब यही है, कैसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले क्या क्या कैसे लॉज हुआ करते थे, कैसे रूल हुआ करता था, वो सब हमारा एंटीसीडेंट्स में आ जाता है, ठीक है। ठीक। इंट्रोडक्शन हम यहाँ से कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं वाला यूनिट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। ठीक है, देखो इसमें जो भी चीज़ है समझाने वाली वो मैं समझाऊंगा, बाकी चीज़ जो भी है वो मैं हर चीज़ को डिटेल में नहीं जाने वाला, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मोस्टली हर एक बच्चे को पता रहता है, ठीक है। और आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है क्योंकि आपका इंटरेस्ट होगा, इसलिए तो आपने लिया, ऐसे तो नहीं लिया कि आपको चैलेंज था तो चैलेंज लेना है तो आपने पॉलिटिकल साइंस ले लिया, नहीं ना। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है कंट्री का, अपनी कंट्री इंडिया का, ठीक है। अब बेसिकली लॉस तो बहुत होते हैं, जैसे कि मुस्लिम्स के लॉ होते हैं, शरिया लॉ चलता है ना उनका, लेकिन इंडिया में तो नहीं चलता शरिया लॉ, है ना। इंडिया का सुप्रीम लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। आप किसी भी रिलीजन से हैं, किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, आपको जो रूल करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन ही करेगा, ठीक है। ये लिविंग डॉक्यूमेंट भी होता है। इट लेज डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट, डिफाइन द पावर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड गारंटीज राइट्स टू सिटीजन्स। बेसिकली इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें देखने को मिलता है क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है, क्या क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए। डिफाइन करता है पावर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड, और जो हमारा होता है एग्जीक्यूटिव, इन सब का तरीके से लाइक रूल सही हो, वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है, ठीक है। क्या पावर होगी किसके पास, कितने पावर होगी किसके पास, है ना, ठीक। गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन की हर एक सिटीजन के पास उसके राइट्स हो, जन्म सिद्ध अधिकार होता है ना वो चीज़। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट क्रिएटेड सडनली इन 1950। और हाँ, जैसे कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि आँख खुली, रात को सोए, सुबह उठे, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता। कैसे पॉसिबल है? मतलब ऐसे थोड़ी कि प्रकट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बनाया गया है। इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस। ये एक बहुत बड़े, जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं पास्ट में, ठीक है, उन सब का ही रिजल्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। टू अंडरस्टैंड दिस टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली वी नीड टू स्टडी। हमें अगर समझना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स। इसका मतलब क्या होता है? एंटीसीडेंट्स मतलब लॉ एंड डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के टाइम पे, यानी इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले कैसे रूल करती थी, कैसे लॉज थे उसके, है ना, ये सारे डेवलपमेंट कैसे हुए ब्रिटिश रूल के दौरान, ये सारी चीज़ें इसमें आती है कॉन्स्टिट्यूशन एंटीसीडेंट्स। और द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है हमारा द वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम इसमें आता है, राइट। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल चेंजेस इन इंडिया। ब्रिटिश ने, ये तो सभी को पता है, बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए, लीगल चेंजेस लाए इंडिया में। दिस चेंजेस ग्रेजुअली प्रिपेयर्ड इंडिया फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। इसने इंडिया को धीरे धीरे प्रिपेयर किया खुद को गवर्न करने के लिए, है ना। क्योंकि आप खुद ही सोचो,
अगर कोई ऐसा इंसान है, जैसे ब्रिटिशर्स हम पे बहुत ज़्यादा सितम करते थे, है ना, जुल्म किया करते थे, तो हमारे अंदर एक लाइक आज़ाद होने की भावना आई। आज़ाद होने की भावना ये तो हमें ये भी भावना है कि हम सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट ला सकते हैं ना। ये सारी चीज़ वहीं से ही आई, धीरे धीरे, लेकिन एकदम से नहीं कि लोगों को धीरे धीरे समझ में आता था पहले। अभी भी काफ़ी लोगों को धीरे समझ में आता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियन लीडर्स यूज these experiences to frame a democratic constitution। इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी इंडियन लीडर्स ने ये यूज़ करा था अपना एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि वो फ्रेम कर सके डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्ट वन हम पहले पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स। Constitutional antecedents refers to the laws and reforms introduced by the British before independence। इंडिपेंडेंस से पहले के जितने भी लॉज रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं ब्रिटिश एरा के दौरान, उन्हें बोला करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स। ठीक है, दिस एक्ट्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे के सारे जितने भी एक्ट्स आए थे, जितने भी रिफॉर्म्स आए थे, जितने भी लॉज आए थे इस टाइम के दौरान, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जिससे कि अगर वो जब नहीं होते तो अब होते। ठीक है, तो अब दिक्कत होती, तो पहले जो भी दिक्कत हो रही थी वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के दौरान ही सॉल्व कर दी गई। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये आता है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी। 1773 ऐसा पहला एक इम्पोर्टेंट स्टेप था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लिया था, जिससे कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर सके। ठीक है, इसके फीचर्स ये थे, द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो गवर्नर थे बंगाल के वो बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वेरन हेस्टिंग्स थे, आपने आपने पढ़ा होगा ये, वेरन हेस्टिंग्स ये बने थे फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, कहाँ के, बेसिकली जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे कहाँ के, बंगाल के, वो थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, जिन्होंने की रेगुलेटिंग एक्ट लाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इन्होंने कलकत्ता में इस्टेब्लिश करवाया, फिर इन्हीं के टाइम पे आया, ये रोहिला वार भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। ठीक है, जो हमारा सॉरी सॉरी सॉरी, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं बेसिकली गवर्नर जनरल्स के बारे में, गवर्नर जनरल्स कब से कब तक रहे थे, 1774 से 1858। ठीक है, फिर 1858 के बाद से हमारे आए वॉइस रॉय। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और एक थे हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और जो लास्ट थे हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और जो हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वही थे हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि जिनका टाइम पीरियड, मतलब कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनका टाइम पीरियड रहता है हमारा 1774 से 1833, और फिर 1833 से 1858 तक रहते हैं हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि फर्स्ट थे विलियम बेंटिक और लास्ट थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और जो इसके बाद वॉइस रॉय आते हैं, वाइस रॉय, सॉरी नॉट वॉइस रॉय, वाइस रॉय आते हैं। वाइस रॉय जो फर्स्ट जो वाइस रॉय होते हैं वो होते हैं लॉर्ड कैनिंग, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं, लॉर्ड कैनिंग, और फर्स्ट वाइस रॉय कौन होते हैं, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, मतलब ऐसा होता है, एक पीरियड खत्म होता है तो दूसरा स्टार्ट होता है। जैसे कि अब ऐसे मान सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 0 हटेगा, फिर 11 बनेगा, फिर ऐसा समझ सकते हो, मतलब अब लाइक कैसे समझाऊँ, जैसे ऐसे समझाऊँ तो चलो 1 2 3 वाला छोड़ दो, वो थोड़ा अलग बैठ रहा है। लाइक अब इस चीज़ को देखो, देखो देखो, जैसे हमारे थे पहले गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिनका टाइम पीरियड क्या रहा, 1774 से 17 लाइक नॉट 17, 18
1833। ठीक है, इसके फर्स्ट थे हमारे वेरन हेस्टिंग्स। ठीक है, हेस्टिंग्स। लास्ट थे फर्स्ट, लास्ट थे हमारे यहाँ पे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक पता है कौन है? बेंटिक, विलियम बेंटिक वो शख्सियत हैं जिन्होंने की इंग्लिश एजुकेशन लाई है। सती को अबॉलिश कराया इन्होंने। ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स लाए ये। ठीक। अब क्या हुआ था इन, जब ये 17 नॉट 17 इट्स, जब इनका टाइम पीरियड चल रहा था, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिनका था टाइम पीरियड 1828 से 1833, यहाँ पे एक रिफॉर्म आता है जिसके बाद से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से बन जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया आ जाता है अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ से। ठीक है, ये बंगाल वाला हटा दो। अब आया था रेड पेन से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले हमारे होते हैं विलियम बेंटिक फर्स्ट, विलियम बेंटिक फर्स्ट, विलियम बेंटिक होते हैं। लास्ट होते हैं हमारे लॉर्ड कैनिंग। काफी ज्यादा होते हैं बीच में, फिर आते हैं लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जब लॉर्ड कैनिंग का रूल था यहाँ पे हमारा एक रिवॉल्ट होता है 1857 का। ठीक है, इसके बाद से क्राउन रूल बिगन स्टार्ट हो जाता है, क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। इनका टाइम पीरियड था 1856 से 58 तक। ठीक है, इसके बाद आया था हमारे वाइस रॉय। आई गेस सभी को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए हेल्पफुल होगा। वाइस रॉयज ऑफ इंडिया, जिनका टाइम पीरियड कब स्टार्ट होता है 1858 से 1947 इंडिपेंडेंस तक। ठीक है, फर्स्ट थे हमारे यही वाले लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट थे लॉर्ड कैनिंग। जो इसका लास्ट है वो उसका फर्स्ट है, नहीं नेक्स्ट चीज का। ठीक है, ऐसे समझ जाओ बस। लॉर्ड कैनिंग थे। और लास्ट कौन थे हमारे, ये तो सभी को पता होगा, जो कि जिनको काफी लोग सीधा भी मानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो सीधे थे। लॉर्ड माउंटबेटन, 1947। ठीक है, ये अगर आपको इन सब चीज़ की ट्रिक चाहिए ना, मेरे से कमेंट करना मेरे को, मैं आपको डिटेल में हर एक चीज़ बताऊंगा। क्योंकि जो सीयूटी पीजी की तैयारी करेंगे, ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वाकई में। ठीक है, इतना आप समझ गए। ये सब कुछ ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने, जो कि ज़रूरत नहीं थी। जस्ट आप ऐसे समझ सकते हो, ज़रूरत होती भी है या नहीं भी होती है। हर चीज़ की ज़रूरत होती है भी, होती भी होती है। अब आपको जैसा समझना है वैसा समझ लो। इन्होंने कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, द कंपनी ऑफिशियल्स वर ब्रॉट अंडर सम कंट्रोल। कुछ कंपनी के ऑफिशियल्स को कंट्रोल में लाया गया। सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर इंडिया। ये दिखाता है कि कैसे इंडिया पे कंट्रोल कर रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, इट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। इसने इंट्रोड्यूस किया आइडिया सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, दिस एक्ट इज ऑफन कंसिडर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। यहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया में देखा जाता है। इसके अलावा दूसरा आता है हमारा पिट इंडिया एक्ट 1784। दिस एक्ट फर्दर इंक्रीज द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर इंडियन अफेयर। इस एक्ट ने और ज़्यादा बढ़ा दिया कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडियन अफेयर्स पे। ठीक है, इसके फीचर्स ये थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज क्रिएटेड इन ब्रिटेन। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो ब्रिटेन में बनाया गया। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ डुअल कंट्रोल। इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं हम डुअल कंट्रोल या डबल कंट्रोल। ठीक है, जो कि कौन कौन कंट्रोल किया करते थे? कंपनी, ईस्ट कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों कंट्रोल किया करते थे। राइट, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहा पिट इंडिया एक्ट का, है ना? पॉलिटिकल मैटर केम अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट।
जो पॉलिटिकल मैटर हुआ करते थे वो डायरेक्टली कंट्रोल में आने लगे किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। द स्ट्रेंथ इन सेंट्रल अथॉरिटी, इसने सेंट्रल अथॉरिटी को मजबूत किया, ताकतवर बनाया। चार्टर एक्ट्स जो कि हमारे हर 10 साल बाद या फिर 20 साल बाद आ ही जाया करते थे। 1830 में, 1330 में, फिर 20 साल बाद ही आते थे मोस्टली, है ना। एक सेकंड, मैंने एक चीज़ लिखी थी कहीं कि मैंने ट्रिक लिखी थी चार्टर एक्ट की। कुछ बात नहीं, जब मिलेगी अगर आप कहोगे तो मैं बता दूंगा इन सब की डिटेल में ट्रिक। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ट्रिक से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर रहता है, लेकिन उसके लिए रिवीजन भी ज़रूरी होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होता, जैसे कि हम ऐसे बिना ट्रिक के पढ़ते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ट्रिक बनाते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है, बस इतना चीज़ होता है। रिवीजन तो ज़रूरी है ही। दीज एक्ट्स वर पास टू रीन्यू द ईस्ट इंडिया कंपनीज चार्टर एंड ब्रॉड इंपॉर्टेंट चेंजेस। ये एक्ट पास हुए जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को रिन्यू किया जा सके और नए नए इम्पोर्टेंट चेंजेस लेके लेकर लेकर आ पाए, लेकर आ जा पाए, लाइक क्या बोलना चाहिए, लेकर आ जा पाए, आ जा पाए नहीं, आ पाए। एनीवेज, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो 1833 का जो चार्टर था, जैसे मैंने आपको बताया था, इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट, ये बता दिया। सेंट्रलाइज्ड लेजिस्लेटिव पावर रही। 1853 में क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन ओवर सिविल सर्विसेज। इसका सिग्निफिकेंस ये रहा था कि हेल्प्ड इन क्रिएटिंग यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, लेट द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी। ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में देखा जाता है द एक्ट वाज पास्ड आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के बाद जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद ही ये हमारा एक्ट आया था, पास हुआ था। ठीक है, फीचर्स इसके क्या क्या थे, द एंड ऑफ द, इसके बाद से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो खत्म हो गया, एंड हो गया। ठीक है, खत्म हो गया। देन ईस्ट इंडिया कैम अंडर डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आगे, मैं आपको बता दिया ऊपर ही, क्रिएटेड द मैंने वो चीज़ मैंने बताई वो ऐसे मत जाने देना, वो आगे चीज़ आ रही है। ठीक है, क्रिएटेड अ पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन फॉर इंडिया, उन्होंने एक पोस्ट कर बना दी, क्रिएट कर दी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, सिग्निफिकेंस केस का ये है, शिफ्टेड पावर फ्रॉम कंपनी टू क्राउन, कंपनी से पावर क्राउन के पास चली गई। ठीक, इसके अलावा मेड एडमिनिस्ट्रेशन मोर सेंट्रलाइज एंड कंट्रोल। इसके बाद क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज हो गया, पहले से भी ज़्यादा सेंट्रलाइज हो गया और कंट्रोल ज़्यादा रहने लगा। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट्स जो आए 1861 में, 1892 में, फिर 1909 में, ये जो एक्ट्स इंट्रोड्यूस करे गए, इंट्रोड्यूस्ड इंडियंस इनटू द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, मतलब कि कुछ इंडियंस भी अब लेजिस्लेटिव उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये भी कि, सॉरी कॉल आ गया था, आई एम सो सॉरी। ठीक है, सो जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स है जो हमारे 1861 में आया, 1892 में आया, एक 1909 में आया। ठीक है, इसने क्या करा, कुछ इंडियंस को उन्होंने, मतलब कि कुछ इंडियंस को लेजिस्लेटिव प्रोसेस में उनको ऐड किया। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसमें मोरले मिंटो रिफॉर्म आते हैं, जिसमें अलाउड किया इंडियंस को पार्टिसिपेट करने में लेजिस्लेटिव काउंसिल, कुछ इंडियंस को अलाउ किया गया जिससे वो पार्टिसिपेट कर सकें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। इंट्रोड्यूस किया सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, यहीं से ही जो हुआ था, यहीं से ही सबको समझ जाओ। इसका इम्पोर्टेंस क्या था, बिगिनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय इंडियन, यहाँ से इंडियंस का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुआ। हाउ एवर इट वॉज प्रमोटेड कम्युनल डिवीजन, हालांकि इसने कम्युनल डिवीजन को भी प्रमोट किया, हिंदू मुस्लिम को अलग किया यहाँ से, है ना, जो कि आज तक चला आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मोन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड,
रिफॉर्म। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट। इसने सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस तो किया लेकिन लिमिटेड। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन लिमिटेड किया। फीचर्स क्या क्या है? इंट्रोड्यूस्ड डायरार्की इन द प्रोविंसेस, सब्जेक्ट्स डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। जो रिजर्व्ड हुआ करते थे वो ब्रिटिश कंट्रोल किया करते थे, और जो ट्रांसफर्ड हुआ करते थे वो इंडियन हैंडल किया करते थे उन लोगों को। सिग्निफिकेंस का क्या रहा? गेव इंडियन सम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस दिया इंडियंस को। बट रियल पावर स्टिल रिमेन विद द ब्रिटिश। सीधी सी बात है, ब्रिटिश की पावर ही पावर पास रहेगी, पावर ब्रिटिश के पास, रियल पावर। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है 1935 का। जिसके फीचर्स क्या थे? यहाँ पे प्रपोज किया गया, लाया गया फेडरल सिस्टम, इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है। एस्टेब्लिश्ड बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन सम प्रोविंसेस, क्रिएटेड फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट भी यहाँ पे क्रिएट किया गया। इसका सिग्निफिकेंस ये था, प्रोवाइडेड द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर गवर्नेंस। बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया गवर्नेंस का। ठीक। मैनी फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर लेटर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके इस एक्ट के काफ़ी ज़्यादा जो फीचर्स थे, बहुत से फीचर्स थे, उनको बाद में जाके इंक्लूड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो इम्पोर्टेंट लाइन है एग्जाम में, जो आपको पढ़नी है, लिखनी है कहीं पर भी, वो ये है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये आपको याद रखनी है जस्ट। ठीक है। 1935 सर्व्ड एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन आपकी ये रहेगी। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सर्व्ड एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट क्या था? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है। दूसरा आता है हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 2। ठीक है। डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पे डिमांड उठी भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय इंडियंस, फर्स्ट सजेस्टेड बाय एम एन रॉय। एम एन रॉय ने ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया फर्स्ट टाइम। ठीक है। लेटर द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट इंडियन शुड फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी ने डिमांड रखी कि इंडियंस को खुद का फ्रेम करने चाहिए, खुद के लॉज, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन उनको फ्रेम करना चाहिए, बनाना चाहिए। कैबिनेट मिशन 1946, ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट मिशन टू इंडिया इन 1946 टू डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर। ठीक है। एक मिशन भेजी। ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान जो था, जिसमें कि पावर शिफ्ट करने की, ट्रांसफ़र करने की बात की गई। इसका बेसिक फीचर क्या थे? कुछ बेसिक फीचर्स। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रपोज करने की बात की गई। मेंबर्स वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। जो मेंबर्स हुआ करते थे इनडायरेक्टली इलेक्ट हुआ करते थे। दिस प्लान लेड द टू द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिएशन होना स्टार्ट हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या, इतनी देर से पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिस्पांसिबल फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिस्पांसिबल, एक ऐसी असेंबली है जिसने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के क्या क्या है? फर्स्ट मीटिंग हुई थी जो 1946 दिसंबर 9 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर जी। इनका रोल क्या है? डिस्कस्ड द डिबेटेड ऑल प्रोविजंस। डिस्कस्ड, यहाँ पे डिस्कस किया गया, डिबेट किया गया जितने भी प्रोविजंस से। ठीक है। नॉट प्रोविंसेस, इज प्रोविजंस, सॉरी, माय बैड। प्रिपेयर्ड बाय फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने प्रिपेयर किया फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जो आज है। ठीक है। कुछ चेंजेस जो होते रहते हैं, रिफॉर्म्स आते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको पता ही हुआ। कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डिफरेंट कमिटीज वर फॉर्म्ड टू हैंडल स्पेसिफिक टास्क। अलग अलग कमिटीज बनाई गई स्पेसिफिक टास्क को हैंडल करने के लिए। पहली थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे कौन? अंबेडकर जी। दूसरे थे हमारी यूनियन पावर्स कमेटी, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू जी थे। फंडामेंटल राइट्स कमेटी, जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है।
दीज कमिटीज़ हेल्प्ड इन डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक वर्क। ये सारी कमिटीज़ बहुत ज़्यादा मदद की इन्होंने डिटेल और सिस्टमेटिक काम को चलाने में, काम करने में, ठीक है, जिससे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज बन के तैयार खड़ा हुआ। सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज कहाँ कहाँ से लिए गए? तो कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फीचर्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके फीचर्स अलग अलग कंट्री से बोरो किए गए हैं। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। आयरलैंड से क्या लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिए गए हैं। कनाडा से क्या लिया गया है? फेडरल सिस्टम लिया गया है। और जो और भी चीज़ हैं, जो आपको मुझे पता है काफ़ी चीज़ और भी है यहाँ पे, वो चीज़ आप मेरे को कमेंट बताओ किससे और क्या चीज़ किससे ली गई, कौन सी कंट्री से और क्या चीज़ ली गई है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या क्या है? मेड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिकल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। इसने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रैक्टिकल बनाया और कॉम्प्रिहेंसिव बनाया, ठीक है। कॉम्बाइंड बेस्ट फीचर ऑफ डिफरेंट सिस्टम, और इस यहाँ पे बेस्ट फीचर्स को अप्लाई किया गया और लाया गया। ड्राफ्टिंग प्रोसेस किस तरीके से थी? द ड्राफ्टिंग कमिटी प्रिपेयर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमिटी ने बनाया क्या? कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट। इट वॉज डिस्कस्ड क्लॉज बाय क्लॉज ये डिस्कस किया गया। सजेशन फ्रॉम पब्लिक वर कंसीडर, लोगों से सजेशन भी लिए गए यहाँ पे। इसका टाइम था 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये सबको पता है, सॉरी, ठीक है, ये चीज़ है। 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक। दिस शोज द सीरियसनेस एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है। ये दिखाता है सीरियसनेस और एफर्ट्स कैसे यहाँ पे डाले गए हैं, ठीक है। कितना ज़्यादा एफर्ट्स लगाए इन लोगों ने, कितने इतने टाइम में, ठीक है। अडॉप्शन एंड इन्फोर्समेंट, इसको अडॉप्ट कर लिया गया था हमारे इंडिया में 26 नवंबर 1949। एक चीज़ में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, इन्फोर्समेंट कब हुआ था और अडॉप्ट कब किया गया था। ये नहीं होता है, अडॉप्ट हमारा हुआ था 26 नवंबर को, ठीक है। और इसको इन्फोर्समेंट का हुआ था इसका 26 जनवरी को 1950, 26 जनवरी 1950, ठीक है। इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन दिस डे। इस टाइम पे इंडिया रिपब्लिक बन गई थी, यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया आता है ना। कंक्लूजन इसका देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। द ब्रिटिश एक्ट्स प्रोवाइडेड administrative experiences and the institutional framework. However, Indian leaders transformed this structure into democratic and sovereign state system. The constitution reflect the ideals of constitution में हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। This is this is not only a legal document but a symbol of aspiration of the इंडियन पीपल। यहाँ पे काफ़ी ये चीज़ों का इंडियन पीपल का एस्पिरेशन भी यहाँ पे उसका सिंबल भी माना जाता है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है सिर्फ, बल्कि एस्पिरेशन है, एक सिंबल है एस्पिरेशन का इंडियन पीपल की, ठीक है। बेसिक फीचर्स जो हमारे यूनिट 2 का नाम है वो है हमारा बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो हम करेंगे। लास्ट हमने देखा था एंटीसीडेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ देखी थी हमने लास्ट यूनिट में, राइट। अब हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, दूसरी यूनिट का, दूसरी यूनिट ही पढ़ रहे हैं। बेसिक फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स क्या क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। सीधा ऐसी बात है, सुप्रीम लॉ है अपनी कंट्री का। इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंश्योर राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर द सिटीजन्स। ये जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमें दिखाता है, ये हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन कि गवर्नमेंट को कैसे फंक्शन करना चाहिए, और ये इंश्योर करता है जितने भी सिटीजन्स हैं उनके राइट्स और ड्यूटीज़ उनके पास रहे, उनका कोई इंटरप्ट या फिर इंटरफेयर ना करे उनकी राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच में, ठीक है। ये एक लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, ठीक। एंड रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्पिरेशन ऑफ द इंडियन पीपल। ये रिफ्लेक्ट करता है आइडियल्स एंड इंस्पिरेशन ऑफ द इंडियन पीपल, लोगों की एस्पिरेशन को ये रिफ्लेक्ट करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडोप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, जी हमने लास्ट
क्लास में लास्ट वीडियो में ये देखा था, इन्फोर्समेंट अडॉप्शन में थोड़ा डिफरेंस होता है। अडॉप्ट हमने 26 नवंबर को किया था, जबकि हमने जो इन्फोर्समेंट हुआ था वो 26 जनवरी को हुआ था 1950। ठीक है, उसके लाइक 3 महीने 3-4 महीने बाद ही, लाइक नवंबर दिसंबर जनवरी 2-3 महीने बाद। ठीक है, इट वॉज ड्राफ्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ भीमराव अम्बेडकर, हु इज़ नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिनको कि क्या बोलते हैं, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर अम्बेडकर को। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिक बिकॉज इट कॉम्बाइंस फीचर्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज। ये इसलिए यूनिक है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इसने बहुत सी कंट्रीज़ की फीचर्स को अपने में अडेप्ट किया है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश का हम ले रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम्स का, तो हम उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगाएंगे, नहीं, हम अपनी इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा चेंज करके यहाँ पे लगाएंगे, है ना, लेकिन आइडिया वहाँ से लेंगे। ठीक है, द बेसिक फीचर मेक इट स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल एंड डेमोक्रेटिक डॉक्यूमेंट। रिटेन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे बहुत सी कंट्रीज है जहाँ पे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब ये है, ऑल रूल्स एंड लॉज आर क्लियरली रिटन इन वन डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में सारी चीज़, जैसे रूल्स और लॉज क्लियरली लिखे हुए हैं। इट ओरिजिनली कंटेन 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। और आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं। ठीक है, पहले इतना जो ओरिजिनली इतना हुआ था, इतने ही हुआ था, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये प्रोवाइड करता है क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी, अवॉइड करता है कन्फ्यूजन, गवर्नेंस। ऐसा नहीं कि कोई, एक्चुअली ऐसा है ना, बहुत सी बुक्स होती हैं, जैसे हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री में कोई राइटर, कोई जो ऑथर कुछ बोलता है, कोई स्कॉलर कुछ बोलता है, कोई हिस्टोरियन कुछ बोलता है, तो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन रहती है कि भैया ये सच में ऐसा कुछ था या फिर नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जितना भी है एक ही बुक में है, एक ही बुक से ही सारा कुछ लिया जाएगा, एक ही डॉक्यूमेंट से सारा कुछ, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ रूल होगा, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ कंट्रोल होगा, सारी चीज़ें, है ना, वही गवर्न करेगा। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इजी फॉर कोर्ट्स एंड सिटीजन्स टू रेफर। ठीक है, जैसे कि हमारा यूनाइटेड किंगडम है, यूके, जैसे मैंने बताया आपको, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन रिटन नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया हैज़ फुल्ली रिटन वन, लेकिन इंडिया के पास पूरा का पूरा लिखा हुआ है। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ये सबसे, इंडिया का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके रीजंस क्या हैं इसकी लेंथ के, तो पहला हमारा आता है डिटेल्ड प्रोविजंस फॉर गवर्नेंस। डिटेल्ड प्रोविजंस दिए गए गवर्नेंस के लिए। इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, प्रोविजंस फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट, प्रोविजंस दोनों के लिए दिए गए, यूनियन और स्टेट के लिए। स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं डिफरेंट रीजन्स के लिए भी। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कवर्स ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस। ये मोस्टली ऑलमोस्ट हर एक एक्सपेक्ट को ये कवर करता है गवर्नेंस के। रिड्यूस करता है नीड फॉर फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन हाईएस्ट लॉ है अपनी ज़मीन का, या फिर अपनी धरती का, अपनी बॉर्डर लैंड का। ठीक है, इतना समझ जाओ। एज अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंडिया में ही तो वो ज़्यादा इन्फोर्स रहेगा, ऐसा तो नहीं पाकिस्तान में ज़्यादा इसके रूल लॉज माने जाएंगे, या फिर चाइना में नहीं। जो इंडिया का लैंड है उसी के विद इन ही रहेगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हर एक कंट्री के पास मोस्टली, सबके पास अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन है। सबके पास नॉट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबके पास अपने अपने लॉज हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो ऑल लॉज मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ एनी लॉ वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड। कुछ बेसिकली ऐसे भी लॉज होते हैं जो कि वैलिड नहीं होते हैं, है ना। और ये सारी चीज़ें, मतलब अगर कोई भी ऐसा लॉ बनता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करता है या फिर उसके अगेंस्ट चला जाता है, तो उसको हम नहीं, जो
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, है ना, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो उसको इनवैलिड घोषित कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, ये इनवैलिड अभी है, ये ना चलेगा। Importance: prevents misuse of power, ensure rule of law. The Supreme Court act as the guardians of the guardian of Constitution. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा एक्ट करता है जैसे कि वो गार्जियन हो कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, सुप्रीम कोर्ट। ऑलराइट। Sovereign, socialist, secular, democratic republic. These values are mentioned in the preamble. जब आप प्रेम्बल पढ़ते हो, जब आप एनसीईआरटी आपने कभी पढ़ा पढ़ा चलो पढ़ा भी नहीं होगा, खोल के ही देखा होगा, तो आपने देखा ही होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड पे एक लिखा होता है पोस्टर टाइप में, तो वो प्रेम्बल होता है ना। काफ़ी लोग सोचते हैं क्या है क्या है क्या है ये, तो वो प्रेम्बल है। मुझे पता है कि काफ़ी लोग जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं उनको पता होगा कि वो प्रेम्बल है, लेकिन बहुत लोगों को आइडिया नहीं होता है। कोई इशू नहीं है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉलेज जितनी शेयर करो उतनी ही बढ़ती है, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, कोई भी बेकार चीज़ नहीं है, आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको अब पता चल गया। ठीक है। सॉवरेन, इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड नॉट अंडर एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। इंडिया एकदम इंडिपेंडेंट है, उसके को कोई बाहर से कंट्रोल नहीं कर रहा है, जैसे कि ब्रिटेन कर रहा था 1947 से पहले, अब नहीं कर रहा उसको कोई भी। तो इंडिया अब इंडिपेंडेंट है, खुद का रूल खुद कर रहा है, ना कि कोई एक्सटर्नल उसको कोई कंट्रोल कर रहा है। ऑलराइट। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब फोकस ऑन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड प्रमोटिंग वेलफेयर। मतलब इसका ये है, ये रिड्यूस करेगा इनइक्वालिटीज़ जो सोसाइटीज़ में है, सोसाइटीज़ में अलग अलग सोसाइटी में है। ठीक है। और वेलफेयर को प्रमोट करेगा। सोशलिस्ट का मतलब ये है। सेक्युलर का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट होगी उसका कोई भी जो लाइक सेंटर होगा उसका कोई रिलीजन नहीं होगा, नो ऑफिशियल रिलीजन, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी, बेसिकली नट करनी पड़ेगी। सेक्युलर का मतलब होता है कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है स्टेट का, मतलब स्टेट है सेंटर का बोल सकते हैं। ठीक है। और सेंटर को इक्वली मानना पड़ेगा सब कुछ। जैसे माई बाप होते हैं लोगों के, सबके मतलब हम सबके होते हैं माई बाप, तो उनको जितने भी 5-6 बच्चे होते हैं, 12-13 बच्चे हों, या फिर उनके 100-200 बच्चे हों, 500-600 जितने भी बच्चे हों, 2-3-5-6 यार, ये तो ज़्यादा एक्सट्रीम चला गया, 500-600 नहीं, इतने नहीं होते, और होते भी हो तो आई डोंट नो। मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स हैं और आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके भाई बहन, तो आपके पेरेंट्स हर एक को इक्वल ट्रीट करते होंगे, है ना। या फिर भाई होता है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा दे देते हैं, छोटा होता है वो और उसको और ज़्यादा दे देते हैं प्यार, है ना। लेकिन यही दिखाया जाता है कि इक्वली प्यार करते हैं सबको। अब मुझे क्या समझाना चाहिए आपको, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। डेमोक्रेटिक, गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, डेमोक्रेसी रहेगी यहाँ पे, यानी डेमोक्रेटिक है सब कुछ, यानी गवर्नमेंट इलेक्ट करेगा कौन, लोग उनको इलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट को। ठीक है। रिपब्लिक, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडिटरी, जो हेड ऑफ स्टेट होगा उसको इलेक्शन में इलेक्ट किया जाएगा लोगों के थ्रू, ना ही कि हेरिडिटरी सिस्टम चलेगा कि बाप का फिर बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, नो। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया फॉलोज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम सिमिलर टू द यूनाइटेड किंगडम। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया फॉलो करता है सिमिलर टू द यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, यानी ब्रिटेन। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, जो प्रेसिडेंट होगा नॉमिनल हेड होगा, प्राइम मिनिस्टर उसका रियल एग्जीक्यूटिव होगा। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे पार्लियामेंट के लिए। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है, साथ ही साथ मेंटेन्स क्लोज रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ऑलराइट। फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी फीचर्स, इंडिया हैज़ अ फेडरल स्ट्रक्चर बट विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर्स। ठीक है, इंडिया का एक फेडरल स्ट्रक्चर है, बट साथ ही साथ सेंट्रल पावर भी स्ट्रॉन्ग है उसकी। ठीक है। फेडरल फीचर्स, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है। यूनिटरी फीचर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है, इमरजेंसी प्रोविजन भी है, जो कि आपको पता है कब लगी थी इमरजेंसी, इंदिरा गांधी के टाइम पे। ईयर बताना कौन सी ईयर में लगी थी, 1970 बताइए। चलो मैं 19 भी ये हटाता हूँ, 19 बताओ, 19 का कब लगी थी।
क्योंकि 82 में तो सब खत्म ही हो गया था। वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन था ये, है ना, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस मेक्स इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट, इसने इंडिया को बना दिया यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स का यूनियन। फंडामेंटल राइट्स इज माय कह रहा हूँ, इट्स अनदर फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर असेंशियल, फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा असेंशियल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। टाइप्स ऑफ राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये हमारे 6 होते हैं ना, 336। इम्पोर्टेंस क्या है इसका? प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम आर्बिट्री एक्शंस, प्रमोट लिबर्टी एंड इक्वालिटी, इंस्पायर्ड बाय द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। DPSP, Directive Principles of State Policy. These are guidelines for the government. DPSP is a guidelines for the government. No enforcement by courts. Aim to establish social and equal economic justice. ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे देखें हम इसके, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर इक्वल पेमेंट होनी चाहिए, जैसे कि टीचर है, क्लास 4th को पढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मेल टीचर को ज़्यादा मिल रहे हैं, फीमेल टीचर को कम मिल रहे हैं, या फिर फीमेल टीचर को ज़्यादा मिल रहा है, फिर मेल को कम मिल रहे हैं। ऐसा नहीं, इक्वल मिलने चाहिए अगर वो काम इक्वल कर रहा है तो, ठीक है। यानी कि वो क्लास ज़्यादा ले रहे हैं तो वो मैम क्लास कम ले रही हैं, तो फिर भी नहीं, इक्वल वर्क होना चाहिए ना। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, इंस्पायर्ड बाय आयरलैंड, ये आयरलैंड से इंस्पिरेशन ली गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट, जो कि 1976 में हुआ था। Respect the constitution, protect the environment, promote harmony. Importance की क्या है? Remind citizens of their responsibilities का क्या रहता है? Citizens को उनकी responsibilities remind कराने का काम रहता है। Independent judiciary. Basically the judiciary in India is independent and independent of the executive and legislature. इसके features क्या क्या है? Supreme Court at the top. Supreme Court एकदम टॉप पे रहेगा, ठीक है। जुडिशरी रिव्यू होगा, जुडिशरी उसको रिव्यू करेगी। जजेस हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, और जो जजेस होंगे उनके पास एक सिक्योरिटी होगी लगभग टेन्योर की, कि आपको इतने टेन्योर तक अपनी सर्विस देनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंस का क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? प्रोटेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट्स, सॉरी एक सेकंड वो, प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट्स, इंश्योर जस्टिस। Judicial review means the court can examine laws. जैसे कैसे? ऐसे, courts can declare law unconstitutional. लॉ जो कोर्ट होता है वो, सॉरी, जो कोर्ट होता है वो किसी भी लॉ को डिक्लेयर कर सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि वायलेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो मेंटेन कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप, इसको हम समझें, एक्सप्लेनेशन समझें। सिटीजन्स आर ओनली इंडियन सिटीजन्स, अगर इंडिया में रह रहा है तो वो इंडियन सिटीजन ही है, यानी कि इंडिया का भी उसने सिटीजनशिप ले रखी है, चाइना की भी, पाकिस्तान की भी, आसपास के मुल्कों की भी, आसपास के देशों की भी। तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। भूटान, नेपाल, नहीं, नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको यूपी की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, आपको कर्नाटका की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, आपको उत्तराखंड की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, आपको हरियाणा की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही चाहिए, वो है हमारा इंडियन सिटीजनशिप, कंट्री की सिटीजनशिप। इंपॉर्टेंस का क्या है? प्रमोट्स यूनिटी एंड इक्वालिटी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, एवरी सिटीजन, बेसिकली यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ही होता क्या है? वोटिंग का राइट टू वोट। यहाँ पे जो कि 18 अबव होगा, वो 18 ईयर्स अबव होगा, वो वोट दे सकता है। हर एक इंसान को वोट देना पड़ेगा यार, पड़ेगा नहीं, एक ड्यूटी हो जाती है, तो देना पड़ेगा, मतलब मैं तो बोलूँगा देना ही चाहिए। इसका इंपॉर्टेंस क्या है?
इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा। इमरजेंसी प्रोविजन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करा है कुछ, जस्ट अ मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन ने इमरजेंसी के लिए भी बहुत से प्रोविजंस प्रोवाइड करे हैं। कुछ टाइप्स होते हैं इमरजेंसीज के, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, इंपॉर्टेंस का देखें क्या है। हेल्प्स इन हैंडलिंग क्राइसिस सिचुएशंस, स्ट्रेंथन सेंट्रल अथॉरिटी व्हेन नीडेड, ये सेंट्रल अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देती है जब ज़रूरत होती है, तब एक्स्ट्रा मजबूत कर देती है मतलब। सेक्युलर स्टेट, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, सभी को पता है। नो स्टेट रिलीजन, कोई रिलीजन नहीं है स्टेट का। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। मेंटेन हार्मनी इन डाइवर्स सोसाइटी, जैसे कि हमारी, आपको पता है डाइवर्सिटी बहुत है हमारे इंडिया में, तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकता है, करता है सेक्युलरिज्म। ठीक है, हार्मनी पीस बनाने रखने में, ऐसा बुक्स में ही है। वैसे एक्चुअल में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत होती है ना, वो तो करने वाले वैसे भी करते। अमेंडमेंट प्रोसीडर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड यानी चेंज किया जा सकता है। ऐसा नहीं पूरी तरीके से चेंज, जैसे कोई ज़रूरत है, जैसे कि कोई एक्ट, कोई लॉ है जो कि चेंज कर सकते हैं, जो कि लाइक दिक्कत आ रही हो उसमें, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट क्या क्या है। सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ स्टेट अप्रूवल भी होना चाहिए। इंपॉर्टेंस, मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल, ये कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाता है, साथ ही साथ अलाउ करता है, अलाउज इट टू अडेप्ट टू चेंजिंग नीड्स। ठीक है। रूल ऑफ लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, हर एक इक्वल है। ठीक है। एक इसको हम समझे, नो पर्सन इज अबव द लॉ, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। ठीक है, कोई भी हो, इसे लिखने में अच्छा लगता है। इंश्योर्स फेयरनेस एंड जस्टिस, वेलफेयर स्टेट, नेक्स्ट आता है वेलफेयर स्टेट। इंडिया एम्स टू बी वेलफेयर स्टेट, इंडिया का एम ये है कि वेलफेयर स्टेट बने। ठीक है, इसके फीचर्स ये हैं, फोकस ऑन सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस पे फोकस करता है। गवर्नमेंट वर्क ऑन फॉर द प्राइवेट पब्लिक वेलफेयर। इसका कंक्लूजन देखिए इस यूनिट का। द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट यूनिक एंड पावरफुल डॉक्यूमेंट, जो बेसिक फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इसको बनाता है वो यूनिक और पावरफुल डॉक्यूमेंट। इट सक्सेसफुली कंबाइंस रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फेडरलिज्म एंड यूनिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, ये इन सब चीज़ों से कॉम्बाइन बनके बना हुआ है सक्सेसफुली। The Constitution reflects the vision of its makers, especially B.R. Ambedkar, who ensured that it would serve the needs of the diverse country like India. It is not only a legal document but also a guide for achieving justice, equality, and development. These features ensure that India remains a democratic and progressive nation. वो है, हमने देखो यूनिट 1 कर लिया, यूनिट 2 कर लिया है, 20-20 मिनट में दोनों कंप्लीट हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी वो है फंडामेंटल राइट्स। ये हमारी यूनिट का नाम है, यूनिट 3। दे आर एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फॉर मेंटेनिंग डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल को ऑल राउंड डेवलप, होलिस्टिक डेवलपमेंट या फिर बोल सकते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है। और साथ ही साथ मेंटेन डेमोक्रेसी को मेंटेन करने में कंट्री में, है ना, उसके लिए भी ज़रूरी है क्या, फंडामेंटल राइट्स। दीज राइट्स वर गिवन टू ऑल सिटीजन्स टू इंश्योर फ्रीडम, ये राइट्स हर एक सिटीजन को दिए जाते हैं जिससे कि फ्रीडम इंश्योर हो, इक्वालिटी और जस्टिस भी इंश्योर हो। ठीक। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज इंस्पायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से इंस्पिरेशन लिए हम लोगों ने, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स से। ठीक है, स्पेशली द बिल ऑफ राइट्स। इन इंडिया दीज राइट्स आर इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अम्बेडकर ने बोला है फंडामेंटल राइट्स को एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल को फ्रॉम आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट। ठीक है,
अब व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिटरी? सो इसका मतलब ऐसी चीज होती है जो कि कोई बिना रीजन के आप पे कोई एक्शन थोप दिया, अनरीजनेबल होती है जो चीज़ है ना, या फिर बिना किसी कारणवश, बिना किसी तर्क दिए आपको, आपके ऊपर कोई एक्शन ले लिया, ये सारी चीज़ें से प्रोटेक्ट करता है ये फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जैसे कि आप एक चीज़ मानो, जस्ट मुझे नहीं पता मेरी बात से कितने लोग अग्री करेंगे और कितने लोग नहीं। जैसे कि आज के टाइम पे हम अपने लोगों को देखें जो बेसिकली गरीब लोग होते हैं, उन लोगों को लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वर्कर्स हो गए, और गरीब लोग हो गए, उनको लोग कैसे ट्रीट करते हैं जैसे कि उनके पास सारा जो अधिकार है, जो उनको ओन करता है, जो जिनको पैसे देता है उनको, मतलब कि जो जैसे कि ये कौन है, पुअर है ये, ठीक है, गरीब है और ये रिच है। जो पुअर इंसान है उसके, वो यूँ सोचेगा जो मालिक कहेगा वही सब कुछ है, लेकिन इसको ये नहीं पता इसके पास राइट्स हैं, अगर इसके ऊपर शोषण करेगा तो ये अपनी राइट्स पे आवाज़ उठा सकता है, या फिर इसके ऊपर ज़्यादा लाइक गलत चीज़ें करेगा ओवर टाइम, या फिर इसकी मतलब इसने कोई गलती करी इसके दूसरे पार्टनर ने लेकिन इसकी सुनाई भी नहीं दे रही है ना, तो जैसे इनको एक्सप्लॉइट करते हैं रिच लोग पुअर लोगों को, तो इनके राइट्स तो कोई पूछ ही नहीं रहा, तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स इन रियल नहीं मिल रहे हैं हमें। अगर जैसे कि आप खुद भी देख लो, एक आ जाता है मिडिल क्लास पीपल, जैसे हम लोग और आप लोग सब, ठीक है, और नहीं आप लोग में ऐसे कोई रिच भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिच, और एक आते हैं रिच, और हम अगर कोर्ट में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कौन जीतेगा, ये तो आपको बताने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, कोई भी बात नहीं है यहाँ पर, कोई, मैं आपको कहूँगा ना रिच जीत जाएगा, आप एक बार में बोल दोगे सीधी सी बात है रिच ही जीतेगा, बेशक गलती रिच की ही क्यों ना हो, रिच ही इसमें सही साबित होगा। ये आज के टाइम का अगर हम हाल देखें तो यही हाल है। ठीक है, तो हमारे राइट्स यहाँ पे एक्सप्लोइट हो रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? अगर आप, चलो मिडिल क्लास और रिच क्लास को छोड़ दो, आप यही देख लो अपने कॉलेज में कि अगर आप कुछ काम करते हैं कॉलेज वाले आपको टोकते हैं, लेकिन वही काम पॉलिटिशियंस करते हैं, पॉलिटिक्स वाले लोग करते हैं, तो उनको तो कुछ नहीं बोलते हैं, उनके साथ देके प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देने बैठ जाते हैं। क्या आपने ये चीज़ नोटिस किया है कभी? है ना, आपने कभी अपनी मॉर्निंग ऑफिस या फिर अपने किसी भी ऑफिस में जाके स्टाफ रूम कहीं पर जाके आपने बोला हो, आपकी एक बार में बात सुन ली हो? मॉर्निंग लाइब्रेरी में देखो, जस्ट बेसिकली लाइब्रेरी में देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में देखो, एडमिन ऑफिस में, है ना, तो बहुत सीधी सी बात ये पता चलेगी, जो पॉलिटिक्स में होते हैं बेसिकली उनके पास कोई रिच और पुअर ना हो, लेकिन वो पावर में है, तो भैया जो पावर में राइट्स उन्हीं के पास हैं, बस ऐसा मान के चलो बस, हम लोग तो सारे सी हैं, मतलब थोड़े चतुर हैं हम लोग, बस यही चतुर ही बोलना चाह रहा था, कुछ नहीं बोलना चाह रहा था हम लोग। और वैसे मैं बोल दूंगा तो आप लोग सभी को पता ही है मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और वैसे ही मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है बोलने में, जस्ट इसलिए नहीं बोल रहा, जस्ट क्या है यार, क्यों बोलूँ, पढ़ाई वाला चैनल, इस पे गाली गलौज करूंगा तो क्या फ़ायदा। लेकिन वैसे आज के बच्चों को बिना गालियों के कुछ समझ में आता नहीं है, लाइक गाली ऐसे नहीं कि आप लोगों को देना हो, चल ये तेरी, ओ तेरी, ये तेरी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, जस्ट ऐसे थोड़ा सा मुंह से निकल जाता है यार, मैं भी आपकी जैसा इंसान ही हूँ, है ना, स्टूडेंट ही हूँ, चैनल भी मेरा ही है, ऐसा तो नहीं किसी के अंडर में काम कर रहा हूँ मैं। आर यू गेटिंग में? जैसे कि अगर जैसे पीडब्ल्यू के अंडर में मैं काम कर रहा था, तो मेरे को काफ़ी सोच समझ के कुछ ऐसी चीज़ें ना निकल जाए मेरे मुंह से, जो सारी चीज़ खैर उस चीज़ को जाने दो, हम आते हैं मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर, ये ऊपर का कंप्लीट हो गया था ना, हाँ, फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन फ्रीडम गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, they are enforceable by law, which mean that if these rights are violated a person can approach the court for the justice। ये तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, लेकिन अच्छा गलत नहीं लिखा है यहाँ पे, सही लिखा हुआ है, लेकिन इसको पेपर में लिखने के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता ठीक है ये प्रैक्टिकली।
ठीक है, प्रैक्टिकल भी ठीक है, चलो प्रैक्टिकल नहीं, सब कुछ ठीक है, आप जैसा लिख रहा है वैसे याद कर लो, ठीक है? इस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। क्वेश्चन करने के लिए हमें लिटरेट लोग चाहिए होंगे, लेकिन लिटरेट लोग नहीं, यहाँ पर सिर्फ वही लोग चलते हैं जो चलते हैं, बस चलते हैं चलते हैं चलते हैं, साथ चले ना चले। इंपॉर्टेंस इसका देख लेते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट से प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को फ्रॉम गवर्नमेंट मिस यूज़ ऑफ पावर। एक्चुअली जब मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा था आप लोगों के लिए, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि इतनी फेक चीज़ हम पढ़ते हैं और हर फेक चीज़ पे हम भरोसा करते हैं। रियलिटी हमें भी पता है, ऐसा भी नहीं यहाँ पे जो भी लिख रहा है सब कुछ फेक है, सब कुछ उल्टा सीधा दे रखा है, नहीं। इसमें बहुत सी चीज़ रियल भी है, लेकिन बहुत सी चीज़, अगर इसमें 50% चीज़ रियल में होती हैं तो 50% चीज़ ऐसा एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इमेजिनेशन वर्ल्ड में। ठीक है, कौन कौन अग्री करता है मेरी इस चीज़ से, मेरे को ज़रा बताना। नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, प्रमोट इक्वालिटी एंड लिबर्टी, इंश्योर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, मजबूत करते डेमोक्रेसी को, सॉरी, strengthen democracy, help in development of the personality. These rights create a balance between authority of the state and the freedom of individual. All right. Characteristics of the fundamental rights. Fundamental rights के क्या क्या characteristics हैं? First is justiciable. Fundamental rights are enforceable in courts. If any rights is violated, कोई भी right violate होता है, ये जो हमारे fundamental rights होते हैं वो enforceable होते हैं कोर्ट में, ठीक है? If any right is violated, the person can go to the judiciary. अगर किसी को लगता है कि आपकी राइट वायलेट किए हैं किसी ने, तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा इसमें लिख रहा है। ठीक है, नॉट एब्सोल्यूट, दीज राइट्स आर नॉट अनलिमिटेड, ऐसा नहीं कि ये राइट्स बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हैं। दी द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और सिक्योरिटी। अगर कुछ रीजंस पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, इम्पोज कर सकता है स्टेट। ठीक है, आप ऐसा नहीं आपके राइट्स, आप लोगों का मर्डर कर रहे हैं और आप आराम से खुले घूम रहे हैं, लेकिन यार ये भी आज के टाइम में तो पॉसिबल है। ऐसे काफ़ी लोग देखे जो मर्डर करते हैं लेकिन आज खुले घूम रहे हैं, है ना? तो मतलब मैं क्या समझाऊँ आप लोगों को, अब मैं जो समझाऊंगा उससे बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं आप लोग, है ना? हाँ, एनीवे जो बुक में लिख रहा है आपको हमें वही पढ़ना है, रियल में नहीं पढ़ना, रियल वाला पेपर में नहीं लिखते, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, some rights are available only to citizens like freedom of speech, while other are available to the all person. ठीक है, लाइक प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। सिटीजन्स यानी जो अपने इंडिया इंडिया के सिटीज़न हैं, जैसे कि हमारे हो गए फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है? और ऑल पर्सन में मतलब आ जाता है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो जो सिटीज़न नहीं है, ठीक? ऑल पर्सन्स की जगह लिखेंगे ऑल पीपल। पर्सन इज़ नॉट अ वर्ड, द पीपल इज़ द वर्ड। ठीक है, लाइक प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि बाहर से कोई इंसान आ रहा है वो और आके यहाँ पे किसी ने उसको मार दिया, वो मर गया। सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, सम राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, कुछ राइट्स से सस्पेंड किए जा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान। जैसे कि आपको पता है कि इंदिरा गांधी ने जब लगाई थी इमरजेंसी तब काफ़ी ज़्यादा सेंसरशिप लगी थी, काफ़ी ज़्यादा आपको पता है न्यूज़ पे सेंसरशिप लगी थी, न्यूज़पेपर्स पे, सारी चीज़ों पे, और बहुत से राइट को सस्पेंड भी कर दिया गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ओरिजिनली देयर आर 7 फंडामेंटल राइट्स बट नाउ देयर आर 6। ठीक है, पहले 7 हुआ करते थे, अब 6 हुआ करते हैं। राइट टू इक्वालिटी, जो कि देखो ये आर्टिकल किस आर्टिकल में आता है आपको याद रखना है, 14 टू 18 आर्टिकल में आता है ये। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, दिस राइट इंश्योर्स दैट ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ। ये क्या दिखाता है कि जितने भी लोग हैं सारे इक्वल हैं और लॉ सबसे ऊपर है। ठीक है, पहले लॉ आएगा फिर लोग आएंगे। फीचर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ से पहले इक्वालिटी आएगी। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हर एक को प्रोटेक्शन
इक्वली हर एक के जो लॉज होंगे उनको प्रोटेक्शन इक्वली मिलेगी, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बट इन आज के टाइम पे क्या ही बताऊँ कितने बुरे हाल हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन अच्छा खासा हो रहा है एम्प्लॉयमेंट में। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, सॉरी, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी खासी हो रही हैं। आर यू गेटिंग मी? और ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया एस सी एस टीज़ को नहीं मिल रही हैं या फिर जनरल वालों को नहीं मिल रही हैं। मिल किसी को भी नहीं रही है, और मेरे को ये समझ में आता है मिल किसको रही है फिर, अगर किसी को नहीं मिल रही। जब जनरल वाले एस सी एस टीज़ पे बड़ा करें, एस सी एस टी वाले जनरल वालों पे बड़ा करें, ठीक है, और ओ बी सी वाले बेचारे बीच में पिस रहे हैं, तो बेसिकली ये अपॉर्चुनिटीज़ जा कहाँ पे रही हैं, किनके पास जा रही हैं, जो हम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं या फिर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पता नहीं ये अपॉर्चुनिटीज़ इतनी आ रही हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, वो जा खा रही हैं। एनीवेज, सबको मिल रही है कुछ, मैंने सही जो भी मैंने बोला भूल जाओ, जो मैं एग्जांपल देता हूँ उसको भूल जाया करो, तुरंत ही भूल जाया करो। भूल गए? ठीक है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, क्योंकि मैं ना आप लोगों को ऐसी चीज़ें अब बोल देता हूँ, फिर आप कहोगे भैया रे आपने तो हमारी रूबरू से रू करा दिया, फिर रू से रूबरू करा दिया। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स को भी अबॉलिश कर दिया गया, जैसे कि राय बहादुर अबॉलिश कर दिए गए ऐसे टाइटल्स जो दिए जाते थे पहले के टाइम पे, ठीक है। इंपॉर्टेंस का क्या, प्रमोट सोशल जस्टिस, रिमूव डिस्क्रिमिनेशन। राइट टू फ्रीडम 19 to 22 में आता है, आर्टिकल 19 to 22 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, जैसे कि इसमें 6 फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 619, 6 फ्रीडम्स हैं अंडर आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, ये सारे हमारे फ्रीडम के अंदर आते हैं। इसके अलावा अदर प्रोविजंस, प्रोटेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल नंबर 22। इंपॉर्टेंस इसका ये रहता है, इंश्योर करता है पब्लिक पर्सनल लिबर्टी, नॉट पब्लिक लिबर्टीज, पर्सनल लिबर्टी को ये इंश्योर करता है, असेंशियल रहता है डेमोक्रेसी के लिए। अगर डेमोक्रेसी में अगर ये वॉलेट होते हैं तो डेमोक्रेसी पे खतरा हो जाता है, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24 क्या बोलता है, द राइट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ये प्रोहिबिट करता है, यानी उसको रोकता है, या फिर बोल सकते हैं रोकता ही बोल सकते हैं, ठीक है। फोर्स लेबर को भी रोकता है, प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर को भी रोकता है, और जैसे कि चाइल्ड लेबर को किस लिए रोकता है, जिससे कि वो बेकार बेकार हार्मफुल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा काम ना करें, या फिर जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके बाल फंस जाते हैं उसमें मर जाते हैं, या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज ऐसे हज़ार्डस होते हैं, वो उसमें ना जाने के लिए प्रोहिबिट किया गया उन लोगों को, सॉरी जाने के लिए उनको प्रोहिबिट किया, ना कि ना जाने के लिए, ना जाने के लिए बोला गया है। Importance protects weaker section, ensure human dignity. Right to freedom of religion. Article 25 to 28. India is a secular state and this state ensure religious freedom. इसके फीचर्स कुछ ऐसे हैं, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड कोई सा भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम है, हम कोई सा भी रिलीजन प्रैक्टिस करें, कोई सा भी हम प्रोपोगेट करें, कोई सा भी फैलाएं हम। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, हम रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं, ये हमारे पास फ्रीडम। नो कंपल्सन इन नो कंपल्शन इन रिलीजियस मैटर्स, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन गवर्नमेंट, उसको कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, प्रमोट्स रिलीजियस हार्मनी, इंश्योर सेक्युलरिज्म,
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 to 30। दीज राइट्स प्रोटेक्ट द कल्चर ऑफ माइनॉरिटी। ये जो राइट्स प्रोटेक्ट करता है कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ को, जो छोटी छोटी माइनॉरिटीज़ होती हैं उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करता है। राइट टू कंजर्व लैंग्वेज एंड कल्चर। लेकिन आज के टाइम पे भैया हम अपनी कल्चर अपनी लैंग्वेज खुद ही खो रहे हैं, हम खुद ही उसको छोड़ रहे हैं। कुछ चीज़ होती है जैसे कि कुछ लोग पैर को कुल्हाड़ी पे मारते हैं, लेकिन हम लोग कुल्हाड़ी पे पैर पैर मार रहे हैं। समझ रहे हो? हम खुद ही छोड़ रहे हैं, हम कंजर्व करने की इसको ज़रूरत ही नहीं समझ रहे। बिकॉज द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी पॉपुलर, सो वी ऑल हैव टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज। माई फुट, सीरियसली, वाई इंग्लिश? भाई हिंदी में बात करो। आपने कभी देखा है कि मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ? ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। अगर ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं आ रही, कम से कम बेसिक लेवल की तो आनी ही चाहिए, है ना? जो कि आज के टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही आपको हिंदी में हर चीज़ मिलेगी, क्योंकि आप आगे जाओगे तो आपको हर चीज़ इंग्लिश में ही मिलने वाली है। ठीक है, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, बट मैं अपनी लैंग्वेज अपने कल्चर को प्रमोट ज़रूर कर रहा हूँ। हमारे कल्चर क्या है, हमारी लैंग्वेज क्या है, हिंदी। जैसे वो हमें प्रमोट करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। एक सेमिनार मैंने अटेंड किया था, जिसमें कि एक टीचर एक प्रोफेसर बोलते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के एक कल्चर था, एक लैंग्वेज थी जिसको कि बोलने वाली एक लास्ट लेडी बची थी, वो भी उसकी भी डेथ हो गई। यानी उसके साथ उसका कल्चर, उसकी लैंग्वेज, सब चले गए उसके साथ ही। समझ रहे हैं? जो ट्रैवल पीपल थे। हाँ, तो वही ना, लोगों को लगा कि नहीं ये ज़रूरी नहीं है, हमारी लैंग्वेज ये ज़रूरी नहीं है, हम क्यों सीखें? नहीं, सीखना सब कुछ चाहिए, है ना? मैंने उर्दू सीखी थी लेकिन मैं भूल गया। अलिफ बे पे ते सारे मैंने याद कर थे एंड तक, और मेरे को रीडिंग भी आती थी उर्दू की, हर चीज़ आती थी क्लास 8 तक। लेकिन नॉट क्लास 8 तक, क्लास 8 में ही सीखी थी, और 9th में, मैं 9th तक सीख गया था। मतलब 5-6 महीने में मैं काफ़ी अच्छे से सीख गया था उर्दू पढ़नी। ठीक है, क्योंकि बस इसलिए मैंने उर्दू सीखी। उर्दू काफ़ी अच्छे से आती, लेकिन 9, 10th, 11, 12, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं हो पाया इतने टाइम तक, तो भूल गया मैं। प्रैक्टिस ही नहीं करी है, पढ़ना ही छोड़ दिया। और दिमाग ख़राब हो जाएगा किसी ने पढ़वा दिया तो, किसी ने कुछ लिखवा दिया तो। राइट टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इम्पोर्टेंस की क्या है? डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट करना माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये राइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 32 में आता है। सिटीजन्स कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इफ देयर राइट्स आर वायलेटेड। ठीक है, कोई भी सिटीजन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्टली अगर उसके कोई भी राइट वायलेट हुए होते हैं तो। रिट्स इशूड बाय कोर्ट्स, हैबिस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, कार्टियोररी एंड क्वो वेरेंटो। या आपने आई गेस जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आपने क्लास 9th या फिर 10th में पढ़ा होगा, तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, है ना, इसके बारे में डिटेल में। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल अदर राइट्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Role of judiciary in protecting fundamental rights. The judiciary play an important role in protecting these rights. Judicial review. Courts can declare law अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोर्ट डिक्लेयर कर सकते हैं लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, अगर ये फंडामेंटल राइट को वोलेट कर रहे हैं, अगर उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। PIL मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, अलाउ पीपल टू अप्रोच कोर्ट फॉर पब्लिक वेलफेयर। Limitation of fundamental rights. Although fundamental rights are very important and they have some limitations, इसके इनके कुछ limitations भी, subject to reasonable restrictions, restrictions हो सकती है। Can be suspended during emergency, emergency के दौरान ये suspend हो सकते हैं। Sometimes difficult for poor people to access court। देखो वही चीज़ मैं बता रहा था, वो यहाँ पे आ गई। लेकिन जो चीज़ मैं बताने वाला था,
प्रॉपर तरीके से वो चीज़ यहाँ पे नहीं आई है, बस वो थोड़ा सा वो बता दिया कि पुअर पीपल एक्सेस नहीं कर सकते कोर्ट को, ऐसा कुछ डिफिकल्टीज होती है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी होती है। जैसे कि एक भिखारी बैठा हुआ है जो भीख मांगता है, ठीक है, उसके कटोरे में से किसी ने गाड़ी चढ़ा के ले गया और या उसके पैसे चुरा के ले गया, तो वो कहाँ जाएगा? वो रोएगा, साइड में बैठ जाएगा, उदास रहेगा, बेहोश होगा, होश आएगा तो तब पानी पिएगा, और क्या ही कर सकता है? कोर्ट जाएगा क्या? फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर्क टुगेदर। ये फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक साथ काम करते हैं। फंडामेंटल राइट्स इंश्योर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंश्योर करता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, टुगेदर दे एम टू क्रिएट जस्ट सोसाइटी, जस्ट फुल सोसाइटी, जस्टिस वाली सोसाइटी को ये क्रिएट करने में एम करते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं आप लोगों को स्टोरी सुना रहा हूँ, मनगढ़ंत स्टोरियाँ, लेकिन नहीं सुना रहा मैं, वो रियल चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, जो ऐसा नहीं कि आपका मन करा फंडामेंटल राइट चेंज करने का तो आप कर देंगे बिना किसी चीज़ के। अगर आप पार्लियामेंट में हैं, अगर आप, जैसे कि एक फेमस केस आता है केशवानंदा भारती केस, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड। ये बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट कि बेसिक स्ट्रक्चर होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन का कैन नॉट बी चेंज, जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, केशवानंदा भारती केस में ये बोला गया था। ऐसा नहीं कि आप पूरा ही चेंज कर डालो स्टार्टिंग से एंडिंग तक, वो फाड़ के दूसरा बनाओ, वो पुराना हो गया 1947 का, अब 19 नॉट 19 इज टू 2026 के ऑनवर्ड होना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए, इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए। दे इंश्योर दैट द गवर्नमेंट डज नॉट बिकम अथॉरिटेरियन। इंश्योर करती गवर्नमेंट ऐसा ना डिक्टेटर बन जाए, अथॉरिटेरियन रूल करने लग जाए। पता है मैं बहुत ज़्यादा रुक रुक के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, क्या ही बताऊँ कि क्या ही बताऊँ मैं, मतलब कि 5 मिनट बोलता हूँ गला सूख जाता है, 5 मिनट बोलता हूँ गला सूख जाता है। हाँ, कंक्लूजन हो गया, इसके बाद यूनिट 4 ही है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर द फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। दे प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम इनजस्टिस, इंश्योर फ्रीडम, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। ये प्रोटेक्ट करता है इनजस्टिस से, इंश्योर करता है फ्रीडम मिले, सबको इक्वालिटी मिले, डिग्निटी के साथ रहें। These rights empower citizens and limit the power of the government. The vision of the constitution maker, especially Bhimrao Ambedkar, was create a society based on justice and equality. Fundamental rights play a crucial role in achieving this goal. Thus, they cannot only legal provisions but also the pillar of democratic and progressive India. All right, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। भीमराव अम्बेडकर ने कोशिश की थी बनाने के लिए एक ऐसी सोसाइटी जो कि इक्वालिटी पे बेस्ड हो और जस्टिस पे बेस्ड हो। ठीक है, और उनका गोल बेसिकली फंडामेंटल राइट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन अचीविंग दिस गोल। फंडामेंटल राइट्स ये सोसाइटीज़ ऐसी इक्वालिटीज़ लाने के लिए अपना ये गोल अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट जो यूनिट होगी हमारी यूनिट होगी यूनिट 4, जिसका नाम होगा ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट एंड ड्यूटीज़ of basically obligation of the state and duties of citizens in the Indian Constitution. The Indian Constitution is not only about rights but also about responsibilities. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कि सिर्फ राइट्स हमें बताता है, बल्कि हमें ये भी बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताता है। इट क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन दैट द स्टेट मस्ट डू फॉर द पीपल एंड वॉट सिटीजन मस्ट डू फॉर द नेशन। हमें ये बताता है, ये बैलेंस क्रिएट करता है बिटवीन क्या स्टेट कर सकती है अपने लोगों के लिए और क्या सिटीजन कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए। ठीक है, दिस बैलेंस इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड सोशल हारमोनी। ये बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है मेंटेन करने में डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड सोशल हारमोनी। द ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट आर मेनली फाउंड इन द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट नंबर 4। ठीक है, while the duties of citizens are given in fundamental duties, पार्ट 4A।
ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी तो पार्ट 4A में है। द कॉन्स्टिट्यूशन एम टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट वेयर गवर्नमेंट वर्क फॉर बेनिफिट ऑफ पीपल, यहाँ पे गवर्नमेंट काम करती है लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए, बेनिफिट के लिए, एंड सिटीजन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। Obligation of the state. What is the meaning of the state obligations? The obligations of the state refers to the responsibilities of the government towards its citizens. These obligations guide the government in making laws and policies for the public welfare. ठीक है, ये obligations स्टेट के बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं गवर्नमेंट की टूवर्ड्स इट्स सिटीजन्स के प्रति गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, ये ऑब्लिगेशन गाइड करती गवर्नमेंट को कैसे उनको लॉ बनाने चाहिए, कैसे पॉलिसीज बनानी चाहिए, जिससे कि लोगों का भला हो सके, वेलफेयर हो सके। दीज आर मेनली एक्सप्रेस्ड थ्रू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP के थ्रू ये एक्सप्रेस किया जा सकता है। DPSP अब क्या होता है? DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर included in Article 36 to 51 of the Constitution. They are not enforceable by court, but they are fundamental fundamental in the governance of the country. ये 36 to 51 आर्टिकल के बीच ये सारे आर्टिकल 36 से 51 ये सारे ये DPSP बताता है। ठीक है, और द आइडिया ऑफ DPSP इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आइलैंड। ये DPSP का आइडिया कहाँ से है? आइलैंड से है। नेचर ऑफ एंड पर्पसेस ऑफ DPSP, दे आर नॉन जस्टिसिएबल, कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय कोर्ट। ऐसा नहीं कि कोर्ट इसको इन्फोर्स करेगा, नहीं, ये कोर्ट नहीं करता इसको इन्फोर्स, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ करती हैं। दे एक्ट एज अ गाइडलाइंस ऑफ द फॉर द गवर्नमेंट, दे एम टू एस्टेब्लिश सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, दे हेल्प टू क्रिएट वेलफेयर स्टेट। ठीक है, classification of DPSP directive principle of state policies. DPSP are generally divided into 3 categories. पहली कैटेगरी आती है socialistic principle. These principles aim to reduce inequalities and promote social justice. ये जो principles हैं क्या देखते हैं, किस पे एम करते हैं, क्या गोल है इनका इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने में। ठीक है, एग्जाम्पल देखें जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, लास्ट यूनिट में। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, सबको राइट टू वर्क होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन सबके पास होना चाहिए, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ फॉर कॉमन गुड, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का तरीके से, ऐसा नहीं कि एक ही सेक्शन के पास जाया जा रहा है, वैसे आज पे वैसा ही जाता है। हमने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था मैंने कि जो चीज़ लिखी हुई है उसको सिर्फ लिखे ही रहने दो, वो लिखी हुई ही हमें सब पढ़ते हैं, उसको रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। बस बेसिकली ये चीज़ बताना चाहता था मैं पिछली वीडियो में, इस वीडियो में भी यही है। ठीक है, बस लिखा हुआ ही ठीक है, बाकी से प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ है नहीं इन रियल। हाँ, इम्पोर्टेंस क्या है? प्रमोट इकोनॉमिक इक्वालिटी, प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। गांधीयन प्रिंसिपल, व्हाट इज द गांधीयन प्रिंसिपल? दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ महात्मा गांधी। ये जो आइडियाज हैं गांधीयन प्रिंसिपल, बेसिकली ये किस पे बेस्ड है? आइडियाज ऑफ द महात्मा गांधी। एग्जांपल, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल एंड प्रोटेक्शन ऑफ काउज। इम्पोर्टेंस, प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? प्रमोट करता है रूरल डेवलपमेंट और इनक्रीज करता है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, है ना हिंदी में बोले तो। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, दिस प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज। एग्जांपल के तौर पे देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग हुए थे। ठीक है, इसके अलावा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। इंपॉर्टेंस का क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका? स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, प्रमोट करता है ग्लोबल कॉर्पोरेशन। इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन क्या क्या है स्टेट के? पहला था एस्टेब्लिशिंग वेलफेयर स्टेट, द स्टेट मस्ट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑल सिटीजन्स, स्पेशली वीकर सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हुए ये करेगा। reducing inequalities, state should reduce economic and social inequalities, providing education and health, the government must promote education and public health। ठीक है, ये चीज़ समझाने वाली बात नहीं, सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, इसको रीड भी कर देंगे तो आप लोग तो भी आपको समझ में आएगा। प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट, द स्टेट शुड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, प्रमोटिंग जस्टिस। ठीक है, द स्टेट मस्ट इंश्योर सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हो रहा है फिर नहीं। ठीक है, ये ऐसा सिर्फ लिखने में ही दिखता है, हमें अच्छा दिखता है ना। Importance of state obligations,
हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग, गाइड द गवर्नमेंट टूवर्ड वेलफेयर। ये पॉलिसी मेकिंग में मदद करता है। स्टेट ऑब्लिगेशन गाइड करता है गवर्नमेंट को टूवर्ड्स वेलफेयर। इंश्योर करता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रमोट करता है सोशल जस्टिस। इवन दो जो हमारी डीपीएसपी है इन्फोर्सेबल नहीं है, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है। ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, मीनिंग ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स टूवर्ड द नेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं सिटीजन्स की टूवर्ड्स द नेशन, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। दीज ड्यूटीज़ रिमाइंड सिटीजन दैट दे मस्ट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिटी ऑफ द कंट्री। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट Act of Amendment Act 1976. Origin of the fundamental duties. The idea of the fundamental duties was inspired by the Constitution of Sovereign Union, सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर था जो। ठीक है, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A। दे आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। पहला आता मैं टू अवॉइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, द सिटीजन मस्ट रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स आइडियल। कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी हर एक सिटीजन को। टू रिस्पेक्ट नेशनल सिंबल्स, नेशनल सिंबल्स की रिस्पेक्ट करनी, जैसे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम। ठीक है, टू अपहोल्ड सॉवरेनिटी एंड यूनिटी, प्रोटेक्ट करनी यूनिटी को और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की। ठीक है, इसकी हमें रक्षा करनी है। टू डिफेंड द कंट्री, सर्व द नेशन व्हेन रिक्वायर्ड, हमें हमेशा नेशन को सर्व करना जब भी रिक्वायर्ड हो। टू प्रमोट हारमोनी, प्रमोट ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमंग पीपल, हमें ब्रदरहुड भाईचारा बढ़ाना है और लोगों के बीच में एकता लानी है और हारमोनी बनाए रखनी, पीस बनाए रखना है। टू प्रिजर्व कल्चर, प्रोटेक्ट इंडियाज रिच हेरिटेज कल्चर। टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, सेवंथ था टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, सेफ गार्ड फॉरेस्ट रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, हमें इन सब की रक्षा करनी चाहिए। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, इंकरेज साइंटिफिक थिंकिंग, ह्यूमनिज्म, ज़्यादा हमें इलॉजिकल चीज़ पे ना देख के ध्यान, हमें थोड़ा साइंटिफिक भी ध्यान देना चाहिए, साइंटिफिक थिंकिंग करनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग वाली थिंकिंग। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, अवॉइड डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि आप कोई पब्लिक प्रॉपर्टी उसको आप मन चाहे थूक दिया, थू पीक मार दी, फू, ठीक है, वहाँ पे आप खड़े होके मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं ठीक रहती है। आजकल के लोग तो नहीं करते होंगे, लेकिन भाई जो जिनको नहीं समझ में आता उनका तो कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है टू स्ट्रेप द एक्सीलेंस, वर्क टूवर्ड्स पर्सनल नेशनल प्रोग्रेस, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन, added by the 86th amendment. Characteristics of fundamental duties. What is the characteristics of fundamental duties? First is non-justiciable, मोरल ऑब्लिगेशन अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स, हेल्प इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। इंपॉर्टेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की? प्रमोट करता है पेट्रियटिज्म, देशभक्ति बढ़ाता है। लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, मेंटेन यूनिटी, हेल्प इन मेंटेनिंग नेशनल इंटीग्रेशन, इंकरेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिमाइंड सिटीजन फॉर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सपोर्ट डेमोक्रेसी, राइट एंड ड्यूटीज गो टुगेदर, सारे साथ सपोर्ट करता है डेमोक्रेसी को। वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज? राइट्स एंड ड्यूटीज आर क्लोजली रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है। राइट्स की फ्रीडम, राइट्स हमें फ्रीडम देता है, ड्यूटीज हमें रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ फ्रीडम इंश्योर करता है कि हम सही से कर रहे हैं। ठीक है, अपने राइट्स का यूज़, नॉट अपने राइट्स का यूज़, अपने फ्रीडम का यूज़। एग्जाम्पल के तौर पे राइट टू फ्रीडम, ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अदर फ्रीडम। हमारी राइट टू फ्रीडम क्या दिखाती है? हमारी ये ड्यूटी है कि हम दूसरे की फ्रीडम को भी रिस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं कि खुद की फ्रीडम फ्रीडम, दूसरे की फ्रीडम फ्रीडम नहीं है। यानी वही है ना, साडा कुत्ता कुत्ता, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता कुत्ता नहीं, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, वो वाली चीज़ हो गई यहाँ पे, है ना। ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कुत्ता टॉमी हो तो फिर मेरे कुत्ते का नाम ही शेरू होना चाहिए। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, ड्यूटी टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन। अगर हमें इक्वालिटी की राइट्स लाना है तो हमें, हमारी एक ड्यूटी है कि हम डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करें। A balance between rights and duties is necessary for a healthy democracy. Criticism of fundamental duties is no enforceable by court, ये enforceable नहीं कर सकता कोर्ट, ये इसका एक लिमिटेशन है, क्रिटिसिज्म है। ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग सिटीजन इस कोई भी अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, जो आज पढ़ रहे हैं उनको पता चला होगा कि अरे ऐसा भी है, ये तो हमें पता ही नहीं था। ठीक है, नो क्लियर पनिशमेंट फॉर वायलेशन, कोई क्लियर पनिशमेंट नहीं बताई गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। अगर आप कोई भी लॉ वायलेट करते हैं या फिर कुछ भी चीज़ आप कर देते हो, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े स्यापे हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। कुछ होता है, 5 6 दिन प्रोटेस्ट होगा, शांत हो जाएगा प्रोटेस्ट, कुछ कर ही नहीं है। ठीक है भैया, हम भी चले अपने घर, हमें भी नींद आ रही है।
However, they still play an important role in shaping responsible citizens. ठीक है. Part 3, the relationship between state obligation and the citizens duty. The obligation of the state and duties of citizens are interconnected. ये आपस में interconnected हैं. State's role, provide welfare, justice and opportunities. ठीक है, स्टेट का रोल क्या है? वेलफेयर प्रोवाइड करवाना, जस्टिस प्रोवाइड करवाना, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना. ये सिर्फ लिखने में ही अच्छा दिख रहा है ना, सिर्फ रियल में तो नहीं लगता है मुझे ऐसा कुछ होता भी है. सिटीजन्स रोल, फॉलो लॉज एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी. ये सिटीजन का रोल क्या है? लॉज को फॉलो करें और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें, अपना कंट्रीब्यूशन दे सोसाइटी को. एग्जांपल, स्टेट प्रोवाइड एजुकेशन, तो सिटीजन्स का मस्ट बी यूज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करवा दे तो सिटीजन्स को इसको यूज़ करनी चाहिए एज रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. स्टेट प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, अगर स्टेट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करा है तो सिटीजन्स को ये एक ड्यूटी होनी चाहिए कि वो पॉल्यूट ना करें. ऐसा नहीं कि वो हम तो करेंगे, हम तो कूड़ा करेंगे, गवर्नमेंट का काम है साफ करना. वही ना, हम तो कूड़ा करेंगे, मम्मी करें ना करें साफ, हमें क्या, हम तो गंदगी में रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे. टुगेदर दे इंश्योर बैलेंस डेवलपमेंट, ये दोनों के दोनों एक साथ मिलके बैलेंस्ड डेवलपमेंट दिखाते हैं. इसका कंक्लूजन देखें. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन create a perfect balance between the obligation of the state and the duties of the citizens. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करता है परफेक्ट बैलेंस बिटवीन ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट एंड द सिटीजन्स की ड्यूटीज़ को के साथ, दोनों का बैलेंस क्रिएट करता है दोनों का. While the state works for the welfare of the people through directive principles, citizens are expected to fulfill their responsibilities through fundamental duties. This balance is essential for the success of democracy. Without responsible citizen, even the constitution cannot be functioned properly. The vision of the constitution is to create a just, equal, and progressive society. Both the state and citizens must work together to achieve this goal. All right, समझ गए होंगे आप लोग. नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टॉपिक नंबर यूनिट नंबर 5, ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. फाइव लाइक कर देना, हाइप कर देना. हाइप का नया ऑप्शन आया, उसको करके देखना, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी. यूनिट नंबर 5, ऑर्गन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, जिसमें हम पढ़ेंगे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि एक सेकेंड. ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद सारी कुछ चीज़ जानेंगे. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. ठीक है, बेसिकली जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करता है कैसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जो कि किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी सबकी पावर अलग अलग होगी. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर डिवाइडेड अमंग थ्री मेन ऑर्गन्स, तीन मेन ऑर्गन्स में डिवाइडेड है. जैसे लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का काम क्या रहता है? लॉज बनाना. एग्जीक्यूटिव का काम क्या रहता है? इम्प्लीमेंट लॉज, लॉज को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना. और जुडिशरी का क्या रहता है? इंटरप्रेट लॉज, कि सही करना, देखना, कि चेक करना, रेगुलर चेक करना कि जो लॉज हैं हम लाए थे वो सही चल रहे हैं, फिर उसमें कुछ गड़बड़ी आ रही है, लोग सही सही फॉलो कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं, वैसी वाली चीज़ें हैं ना. This division ensured that no single organ became too powerful and that there is a system of checks and balances. यही कारण है. ऐसा नहीं आपने कभी ऐसा देखा है कि हाँ लेजिस्लेचर बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया स्ट्रिक्ट कि भैया वो उसके अकॉर्डिंग ही रूल होगा सब कुछ? नहीं ना, क्योंकि अगर ये स्ट्रिक्ट होगा तो ये दोनों इन इसके साथ रहेंगे, नहीं इसके अगेंस्ट रहेंगे, है ना. या फिर कोई भी पावरफुल नहीं रह सकता, आप ऐसा मान सकते हो, है ना. कोई पावरफुल नहीं बन सकता क्योंकि तीनों के पास इक्वल पावर शेयर होती है. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड फ्रेमवर्क फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दीज थ्री ऑर्गन्स टू मेंटेन डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का प्रोवाइड करता है एक डिटेल फ्रेमवर्क फॉर फंक्शनिंग, कैसे फंक्शन करेंगे थ्री ऑर्गन्स, जिससे कि मेंटेन हो सके डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और जस्टिस. पहला था लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर, व्हाट इज दिस? लेजिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट. इट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ. ये रिस्पॉन्सिबल है लॉज को बनाने के लिए. ठीक. इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेचर इन इंडिया एट द यूनियन लेवल पर द लेजिस्लेचर इज नोन एज पार्लियामेंट. यूनियन लेवल पर जो लेजिस्लेचर है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट. ठीक है, विच इज कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा,
एंड राज्यसभा हाउस ऑफ पीपल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट, इन सबसे बनकर बनते हैं। ठीक है, राज्यसभा किससे बनता है? काउंसिल ऑफ स्टेट से, और लोकसभा किससे बनता है? हाउस ऑफ पीपल से। सो लेजिस्लेचर को हम क्या बोलते हैं? यूनियन लेवल पर पार्लियामेंट। लोकसभा, लोकसभा के क्या क्या फीचर रहते हैं? लोकसभा क्या, ये वाला लोकसभा है ना, हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा के फीचर्स क्या क्या? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ये डायरेक्ट लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। मैक्सिमम इसमें स्ट्रेंथ होती है 552 मेंबर्स। इसका टर्म रहता है 5 साल, हर 5 साल बाद ये चेंज होते हैं, या फिर अगर इलेक्टेड होके आगे दोबारा तो वो दोबारा रहेंगे। इनके फंक्शन क्या है? लॉज को बनाना, कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूट जो करता है एग्जीक्यूटिव वाला, ठीक है, ऑर्गन, उसको कंट्रोल करना। पास द बजट, ये बजट पास बजट यही करता है। ठीक है, राज्यसभा, राज्यसभा फीचर्स देखें तो राज्यसभा एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है। ठीक है, परमानेंट बॉडी है ये, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स, 1/3 मेंबर्स होते हैं वो हर 2 ईयर्स में रिटायर हो जाते हैं। इसका फंक्शन क्या है? रिव्यू लॉज पास्ड बाय लोकसभा, रिव्यूज लॉज होते हैं, लॉज जो रिव्यूड किए जाते हैं उनको पास की जाती है लोकसभा, रिप्रेजेंट स्टेट, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग। पावर्स क्या है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का फंक्शनिंग क्या है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का? ठीक है, पहले बात, लॉज बनाती है, लॉ मेकिंग। द मेन फंक्शन इज टू मेक लॉज फॉर द कंट्री। फाइनेंशियल पावर्स, passes द बजट, कंट्रोल्स द पब्लिक एक्सपेंडिचर, लोगों के खर्चों को ये देखती है। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, तो कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव क्वेश्चंस मिनिस्टर्स, ये मिनिस्टर्स को क्वेश्चन कर सकते हैं क्यों ऐसा क्या है। कैन रिमूव गवर्नमेंट थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये गवर्नमेंट को रिमूव भी कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर क्या है? रिप्रेजेंट द पीपल, ये लोगों को रिप्रेजेंट करता है। इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये अकाउंटेबिलिटी बनाए रखता है गवर्नमेंट की। ठीक है, ये लॉज बनाता है गवर्नमेंट गवर्नेंस के लिए। एग्जीक्यूटिव क्या? एग्जीक्यूटिव बेसिकली ऐसी बॉडी है जो कि लॉज को इम्प्लीमेंट करती है और मदद करती है एडमिनिस्ट्रेशन को रन रन करने में कंट्री में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, इंडिया में एक स्ट्रक्चर कैसा है एग्जीक्यूटिव का? एग्जीक्यूटिव इंक्लूड्स प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सिविल सर्वेंट्स यानी ब्यूरोक्रेसी। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेसिकली इनके फीचर्स क्या क्या हैं? हेड ऑफ द स्टेट हुआ करते हैं ये, और इलेक्टेड इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। इनकी पावर्स क्या रहती हैं? एग्जीक्यूटिव पावर्स रहती हैं, लेजिस्लेटिव पावर रहती है, और जुडिशल पावर इनके पास रहती है। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर कैसे? जैसे कि किसी पार्लियामेंट को उनको रखना है, बुलाना है, तो ये कर सकती हैं। ठीक है, कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर किसी को सज़ा सुनानी है या फिर किसी को माफ़ी देनी है, क्रिमिनल्स को, उसको, तो इनका पास भी ये पावर रहती है। ठीक है, हाउ एवर द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से चला रहा है, नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ये उस पे चलता है, एडवाइस पे। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज़ अ रियल एग्जीक्यूटिव हेड, ये रियल एग्जीक्यूटिव हेड है हमारे इंडिया के। जैसे हम अपनी कंट्री की बात करें ना, किसी और की कंट्री की थोड़ी बात कर रहे हैं। ठीक है, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, लीडर होते हैं मेजोरिटी पार्टी के। हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, ये हेड होते हैं काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स के। फंक्शंस के इनके क्या क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर के मेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस, ये कोऑर्डिनेट गवर्नमेंट पॉलिसीज। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है ये, इनके फीचर्स क्या है? असिस्ट द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल यही लोग रहते हैं। टाइप्स इनके क्या क्या रहते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड द डिप्यूटी मिनिस्टर्स। फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, लॉज इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, जो लॉज लेजिस्लेचर बनाता है उसको एग्जीक्यूट करने में इनका काम ये रहता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज डे बाय डे, डे टू डे गवर्नेंस, ये डे टू डे गवर्नेंस को भी मैनेज करते हैं। पॉलिसी मेकिंग, ये पॉलिसीज़ भी बनाते हैं। फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, इंश्योर इंटरनल सिक्योरिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, इंश्योर स्मूथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, मेंटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, जुडिशरी का क्या है मीनिंग इसका? जुडिशरी इज अ ऑर्गन डेट इंटरप्रेट लॉज एंड डिलीवर जस्टिस,
ये इंटरप्रेट करती है लॉज को, चेक करती है कि ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो हमने इम्प्लीमेंट करे हैं वो लॉज सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, और जो हमने लॉ पास किया है और नॉट पास किया है मतलब कि जो चल रहा है एग्जीक्यूटिव ने जो पास किया है उसको, उससे लोगों में जस्टिस का वो माहौल फैल रहा है नहीं फैल रहा है, ऐसा कुछ ये सोचते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है। सबसे टॉप पे होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट वैसे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके फीचर क्या है? हाईएस्ट कोर्ट होता है कंट्री का, गार्जियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा ओरिजिनल इसकी पावर क्या रहती है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। हाई कोर्ट्स में देखें फंक्शन इसका क्या है? हैंडल केसेस एट द स्टेट लेवल, सुपरवाइज लोअर कोर्ट। ठीक। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट्स डील विद लोकल केसेस, ये मतलब कि छोटे मोटे केसेस को डील करता है। फंक्शन ऑफ द जुडिशरी, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, ये एक्सप्लेन करते हैं मीनिंग, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द लॉज, लॉज का क्या मतलब है ये सब बताते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। ये जुडिशरी रिव्यूज कैन डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये भी कर सकते हैं, कोई वॉयलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन को तो वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, स्टेट एंड गवर्नमेंट। ठीक है। ये रिजॉल्व करें डिस्प्यूट अगर इन सब में होता है तो। इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी, इंश्योर जस्टिस, ये जस्टिस को इंश्योर करता है, प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को और मेंटेन करता है रूल ऑफ लॉ को। ठीक। सेपरेशन ऑफ पावर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बट नॉट इन अ स्ट्रिक्ट सेंस। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, करता है लेकिन ज़्यादा स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं करता है। एक्सप्लेनेशन इसका देखें तो लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करता है लॉज को और जुडिशरी इंटरप्रेट करता है लॉज को। इनका इंपॉर्टेंस क्या है? प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर, यानी कि किसी एक के पास ज़्यादा पावर आई जा रही है और बाकी छोटे छोटे हो रहे हैं, नहीं, ये करता है, प्रिवेंट करता है, बैलेंस को मेंटेन करता है ये। ठीक है। चेक्स एंड बैलेंसेस, ईच ऑर्गन कंट्रोल द अदर, ईच ऑर्गन कंट्रोल द अदर्स टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर। इसको हम एग्जांपल की तरह समझे तो लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू, एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस करती है लेजिस्लेचर को ऑडियंसेस के थ्रू। ठीक है। जुडिशरी चेक्स बोथ थ्रू जुडिशियल रिव्यूज। रिलेशनशिप अमंग द थ्री ऑर्गन्स, थ्री ऑर्गन्स आर इंडिपेंडेंट बट इंटरकनेक्टेड, इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन इंटरकनेक्टेड भी होते हैं एक दूसरे से। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कैसे कैसे रहते हैं? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेचर के रिस्पॉन्सिबल हुआ वो करती है। ठीक है। जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, जुडिशरी रिव्यूज करती है लॉज को, रिव्यू करती है लॉज को कि सही है नहीं है। ठीक है। अगर नहीं है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इंश्योर एग्जीक्यूटिव फॉलो द लॉ, जुडिशरी इंश्योर करती है, चेक करती रहती है कि क्रॉस चेक करती है कि एग्जीक्यूटिव लॉज को फॉलो कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। ठीक है। चैलेंजेस इन द फंक्शनिंग, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑर्गन्स, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी होता है ऑर्गन्स के बीच में, इन तीनों के बीच में। ठीक है। जुडिशियल ओवररीच और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी देखा जाता है, डिले इन जस्टिस। ठीक है। डिस्पाइट दिस चैलेंजेस द सिस्टम वर्क इफेक्टिवली, इफेक्टिवली यहाँ पे काम होता है फिर भी इतने चैलेंजेस के बाद भी। कंक्लूजन देखें, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द थ्री पिलर्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, ईच ऑर्गन हैज इट्स ओन फंक्शंस बट दे वर्क टुगेदर टू इंश्योर गुड गवर्नेंस। द सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंसेस प्रिवेंट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट भी करता है, ऐसा नहीं है कि बस यूज मिसयूज अथॉरिटी का नहीं कर सकते ये लोग, और प्रोटेक्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, प्रिवेंट करते हैं बेसिकली मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी। Thus, this organ play a crucial role in maintaining stability, justice and development in India. ठीक है। ये था हमारा यूनिट नंबर 5। नेक्स्ट समझते हैं, जानते हैं इसके बारे में। इंट्रोडक्शन। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री विद यूनिटरी बायसेस। ठीक है। विच मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है? इसका पूरे का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट बट द स्टेट इज स्ट्रोंगर। ठीक है। इस दोनों के पास पावर है लेकिन ज़्यादा पावर सेंटर के पास है। ठीक। The constitution clearly defines this relationship to maintain unity while allowing regional diversity. ठीक है। सो सॉरी,
कहाँ पे थे हम? जस्ट वेट। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस दिस रिलेशनशिप टू मेंटेन यूनिटी while allowing रीजनल डाइवर्सिटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइन करता है उसका रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना चाहिए यूनिटी, साथ ही साथ अलाउ करता ही है, जब अलाउ करता है रीजनल डाइवर्सिटी भी रहे वहाँ पे, यूनिटी भी मेंटेन रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ ये रिलेशनशिप में दिखाता है। कौन सा रिलेशनशिप? सेंटर स्टेट रिलेशंस रिलेशंस। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशंस refers to how power, responsibilities and authority are divided between the union and central government and the state. Along with this, decentralization means distributing power further to local levels like panchayats and municipalities. These arrangements ensure efficient governance, participation of people and balanced development across the country. ये arrangement ensure करती है efficient governance, ठीक है, अच्छी governance हो रही है। ठीक है, ये अरेंजमेंट्स इंश्योर करती हैं एफिशिएंट गवर्नेंस, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट अक्रॉस द कंट्री। पार्ट वन, सेंटर स्टेट रिलेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। पहला आता है लेजिस्लेटिव रिलेशन, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और लास्ट आता है फाइनेंशियल रिलेशंस। Legislative relations. Legislative relations deal with the power to make laws. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। लेजिस्लेटिव रिलेशन बेसिकली क्या होता है? ये डील करता है विद द पावर टू मेक लॉज। लॉज कैसे बनाने, किन किन को बनाने, सारी चीज़ें देखता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर इनटू थ्री लिस्ट। तीन पावर में तीन पावर्स में डिवाइडेड है। कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर, जो पावर्स हैं डिवाइडेड है थ्री लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है जी, यूनियन लिस्ट। सब्जेक्ट्स ऑफ, इसमें क्या आता है? सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। एग्जांपल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और बैंकिंग से सारी चीज़ें होती हैं, वो यूनियन लिस्ट बनाती है। सब्जेक्ट्स जैसे कि आते हैं सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर मेक लॉज। पुलिस, पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर इसमें आता है स्टेट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट यानी इसमें क्या क्या आता है हमारा? बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज। इसका ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन लॉज बना सकता है? सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है लॉज। एग्जांपल एजुकेशन, फॉरेस्ट और मैरिज। इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, सेंट्रल लॉ प्रीवेल्स। सेंट्रल लॉ सबसे ज़्यादा प्रीवेल रहेगा, वो सबसे टॉप पर रहेगा, माना जाएगा भाई। ठीक है, वही सुपीरियर होगा। रेसिडोरी पावर। पावर्स नॉट मेंशन इन एनी लिस्ट बिलोंग टू द सेंटर। कोई भी ऐसी पावर किसी भी लिस्ट में नहीं आती है, वो सीधे कहाँ पे जाती है या फिर किसकी लिस्ट में आती है? वो सेंटर की लिस्ट में आती है सिर्फ। ऐसा नहीं कि यह कोई पावर ऐसी चीज़ है वो नई स्टेट में आ रही, नई किसी में, जिसका कोई नहीं उसका सेंटर है, आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेटिव रिलेशंस। इंश्योर क्लियर डिवीजन ऑफ पावर, मेंटेन बैलेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, हेल्प्स इन स्मूथ गवर्नेंस। ये स्मूथ गवर्नेंस में भी हेल्प करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस डील विद हाउ लॉज आर इम्प्लीमेंटेड, कैसे लॉज इंप्लीमेंट होते हैं। इसके फीचर्स देखें। स्टेट मस्ट फॉलो लॉज मेड बाय द सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू स्टेट्स, द सेंटर कैन टेक कंट्रोल ड्यूरिंग द इमरजेंसी। सेंटर सारा कंट्रोल ले सकता है इमरजेंसी के दौरान। रोल ऑफ गवर्नर्स। गवर्नर्स का रोल क्या है? गवर्नर्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स लाइक IAS IPS वर्क फॉर बोथ सेंटर्स एंड स्टेट। ठीक है, स्टेट और सेंटर के लिए दोनों के काम करते हैं। इंपॉर्टेंस, इंश्योर कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन इंश्योर करते हैं, मेंटेन करते हैं यूनिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फाइनेंशियल रिलेशंस। फाइनेंशियल रिलेशंस डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू। सोर्स ऑफ द रेवेन्यू क्या क्या रहता है? सेंटर कलेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स और कस्टम्स, स्टेट कलेक्ट टैक्स लाइक लैंड रेवेन्यू एंड सेल टैक्स। ठीक है, फाइनेंस कमीशन। द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, ग्रांट इन एड। ठीक है, अब ग्रांट्स इन एड क्या है? सेंटर प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द स्टेट्स। इंपॉर्टेंस देखें इसका क्या है? हेल्प्स वीकर स्टेट्स, ये वीकर स्टेट्स को हेल्प करता है। इंश्योर बैलेंस डेवलपमेंट। नेचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। इंडियाज फेडरल सिस्टम इज़ यूनिक। जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है वो थोड़ा यूनिक है। फेडरल फीचर्स जैसे कि डिवीजन ऑफ पावर्स, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसमें आता है।
यूनिटरी फीचर्स, स्ट्रॉन्ग सेंटर रहता है, इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं इसमें, और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इसमें माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो खैर एक ही है। देयरफॉर इंडिया इज कॉल्ड क्वासी फेडरल स्टेट। ठीक। इशू इन सेंटर स्टेट रिलेशन, कॉन्फ्लिक्ट ओवर पावर शेयरिंग, मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, कभी कभी मिसयूज हो जाता है प्रेसिडेंट रूल का। जैसे कि हमारे सेंटर में कांग्रेस है या फिर बीजेपी, आप समझ चलो कभी कांग्रेस बीजेपी है सेंटर में, और कोई भी ऐसी पार्टी है यूपी में, मान लो आप कांग्रेस है, ठीक है। तो जैसे कि बीजेपी जो मेन सेंटर बीजेपी है वो बोल रही है कि नहीं आपको ये वाला लॉ मानना है, लेकिन जो यूपी वाले कांग्रेस वाले लोग बोल रहे हैं हम इसको नहीं मानेंगे, तो इसका मिसयूज़ करेंगे आर्टिकल 356 का, और इनकी पावर को एकदम ख़त्म कर देंगे, तो वो अपना पावर चलाएंगे। यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट यहाँ पे रूल करेगा। और प्रेसिडेंट किसकी मानेगा, जो बीजेपी का हेड होगा, पीएम की, ठीक है। फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन स्टेट्स, पॉलिटिकल डिफरेंसेस यहाँ पे दिख जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पावर ट्रांसफरिंग ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल बॉडीज, ठीक है। इट प्रमोट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंक्रीज इन पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 पंचायती राज लाया था। दिस अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू रूरल लोकल बॉडीज। इसके फीचर्स हैं 3 टायर सिस्टम, क्या क्या था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। पंचायत विलेज लेवल पे होता है, विलेज लेवल पर होता है। पंचायत समिति हमारी ब्लॉक लेवल पर होती है, और जिला परिषद हमारी कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। रिजर्वेशन यहाँ पे दी गई है वीमेंस के लिए, SC STs के लिए। 5 ईयर टर्म्स इनका होता है। 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 अर्बन लोकल बॉडीज़ का ही अमेंडमेंट डील करता है विद अर्बन गवर्नेंस। इनके फीचर क्या है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्यूनिसिपल काउंसिल्स, नगर पंचायत, रिजर्वेशन फॉर वीमेन एंड वीकर सेक्शन यहाँ पे दे रखी है। इंपॉर्टेंस क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का, प्रमोट कर दिया डेमोक्रेसी को, पीपल टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन गवर्नेंस, ठीक है। बेटर गवर्नेंस होता है, लोकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व क्विकली, छोटी छोटी प्रॉब्लम जो होती है लोकल प्रॉब्लम वो जल्दी क्विकली सॉल्व हो जाती है। अगर वही अगर हम सेंटर में ले जाएं तो वो नहीं उतनी जल्दी हो पाएंगी सॉल्व। अकाउंटेबिलिटी, लीडर्स आर क्लोजर टू द पीपल, वहाँ की जो अपने देखो अपने गांव के जो आपके लीडर होंगे वो आप उन लोगों से क्लोज होंगे, है ना, लेकिन सेंटर से आप लोग क्लोज नहीं है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फोकस ऑन लोकल नीड्स, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, लैक ऑफ फंड्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड वीक इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे इनके चैलेंजेस आते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन, फेडरलिज्म डिवाइड्स पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, फेडरलिज्म पावर को डिवाइड करता है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। डिसेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट पावर फर्दर टू लोकल लेवल्स, डिसेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट करता पावर को अलग और लेवल्स पर। टुगेदर दे इंश्योर एफिशिएंट गवर्नेंस, इससे एफिशिएंट गवर्नेंस अच्छे से हो पाता है, पीपल पार्टिसिपेशन अच्छे से हो पाता है, बैलेंस डेवलपमेंट हो पाता है, ठीक है। इनका कंक्लूजन देखें, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस यूनिट। Center state relations and decentralization are essential features for Indian governance. The constitution provides a clear framework for division of power while maintaining the unity. ठीक है। At the same time, decentralization is strengthened democracy by evolving people at the grassroots levels. Thus, the Indian system successfully combine unity and with diversity. ठीक है, unity, diversity is unity, and central authority with local autonomy, making it suitable for large and diverse country like India. ठीक है, आप लोग समझ गए डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है और पावर शेयरिंग कैसे होती है, स्टेट सेंटर का रिलेशन कैसा रहता है, कैसा कौन ज़्यादा पावरफुल रहता है, कौन कम पावरफुल रहता है, किसके पास ज़्यादा पावर होती है, किसके पास कम पावर होती है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन यानी स्टेट, तो सेंटर स्टेट और लोकल बॉडीज़ तक चली जाती है पावर, ठीक है। ये होती है पावर शेयरिंग, यानी होती है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। सो यही थे हमारी यूनिट, ये हमारा जो पॉलिटिकल साइंस वाली सीरीज़ है जी, वो कंप्लीट हो गई है। सो फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।